हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप। इससे पहले के अध्याय 2 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं अध्याय 2 तक, फिर आगे अध्याय 3 कंप्लीट करेंगे। ये है क्लास 6 की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भाग 1 की पुस्तक की एनालिसिस है। शेष क्लास 6 के 2 बुक समाप्त हैं जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और क्लास 5 की ईवीएस की भी बुक समाप्त हो चुकी है। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में वो सारे पढ़ करके अपना रिवीजन करिए और एक एससीईआरटी को लेकर के अपने समझ को विकसित करें। चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना है। गांव के लोग कौन कौन से कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। हमने अध्याय 2 में ग्रामीण लोगों के जीवन यापन के बारे में चर्चा किए थे। अब हम इस लेसन में लोगों के जीवन अर्थात शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल घंटी बजाएं। चलिए, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर हैं। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलो एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं या नहीं। तो बिहार की राजधानी पटना, क्या बिहार की राजधानी पटना, तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत ही कम मिलता है। यहाँ हमारे मामा रहते हैं। एक बार मेरे भाई बहन बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला। फुटपाथ, पटरी पर काम करने वाले। हम सुबह ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी एवं फल बेचने वाले अपने ठेले और सब्जी एवं फल सजा रहे थे, तो वहीं सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला लिए जा रहा था। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा सामग्री लेकर के बैठी थी। सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार रख करके बेच रहा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे तो कुछ लोग खरीद कर ले जा रहे थे। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ हार्न बजाता हुआ गुजर रहा था। पास में एक पेड़ था जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची अपने टिन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी देर पर एक सैलून था जहां कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने एवं केस काटने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता था और सड़क से थोड़ी दूर जा कर के एक व्यक्ति ठेला पर तरह तरह के बर्तन, जैसे केस का मतलब बाल कटाने के लिए, तो एक व्यक्ति ठेला पर तरह तरह के बर्तन जैसे थाली, कटोरी, चाय छन्ना, कप आदि बेच रहा था, जिससे हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे हुए थे। हम अपने रोजगार में लगे हुए थे। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचें, माल कितना खरीदें, कहाँ से खरीदें, अपनी दुकान कहाँ लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं।
कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगा लेते हैं, तो कभी खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर अपनी दुकान लगाते हैं। वे रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है। इनकी आय मजदूरों जैसी है, पर वे अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रख करके अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती हैं। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो प्रायः ये रास्ते के किनारे बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर गांव पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर गुपचुप, समोसे, चाट, भुंजा आदि वो ज़्यादातर घर पर ही तैयार किया जाता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। हमारे देश की शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर और ठेले पर सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं? अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछकर बताओ कि उसकी दिनचर्या, जैसे वो फल कहाँ से एवं कब खरीदता है, वो सुबह दुकान कब लगाता है, शाम को दुकान कब उठाता है, यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं। इस काम में उनके परिवार के सदस्य क्या मदद करते हैं। चलते चलते हम थक गई और मैं बाजार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर के सवारी का इंतजार कर रहे थे। हमने एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया। श्याम नारायण क्या है श्याम नारायण जो रिक्शा वाला है, मतलब कि हमने जब एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया तो उस रिक्शे वाले का नाम श्याम नारायण है। तो गांव से काफ़ी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, उसी में से श्याम नारायण भी एक है। वो भभुआ जिला का कृषक मजदूर है। उसके पास ज़मीन नहीं है। गांव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल की कटाई बुवाई के समय गांव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता। इसीलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये शहर आकर के रिक्शा चलाते हैं। ये इनका प्रतिदिन का काम है, परंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती है। ये रैन बसेरा में रात गुजारते हैं। रोज 150 से 200 रुपये इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपये रिक्शा मालिक को दे देते हैं। प्रतिदिन 60-70 रुपये खाने अन्य ज़रूरतों पर खर्च हो जाते हैं। बाकी पैसा ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। 20-25 दिनों पर एक बार परिवार से मिलने गांव भी चले जाते हैं और इसी पैसे से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके घर की महिलाएं भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती हैं। प्रश्न है कि श्याम नारायण कुछ समय शहर में और कुछ समय गांव में रहता है, ऐसा क्यों? श्याम नारायण
रैन बसेरे में क्यों रहता है। बाजार। आइए जानते हैं बाजार में। जब हम बोरिंग रोड बाजार पहुंचे तो दुकानें खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि की दुकानों की लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए। वहां से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। ये 3 मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर एक अलग प्रकार के कपड़े थे। बाजार में ही 1-2 डॉक्टर की क्लिनिक भी थे। वहाँ भी लोगों की बहुत सारी भीड़ें थी। बड़ी दुकान में कपड़े का जो दुकान, मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुंची और वहां बैठकर दुकानदार से बातें करना शुरू किया कि उसके बारे में जानना चाहा। जैसे प्रमोद। पहले मेरे पिताजी व चाचा जी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार, मतलब प्रमोद बताता है कि पहले मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ ये शोरूम चलाता हूँ। अंशु बोलती है, हमने भी कुछ सालों पहले ये शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैं इसी की पढ़ाई की हूँ। आजकल युवा वर्ग बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रख करके हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा करके ये शोरूम खोला है। हम अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से मंगवाते हैं। कभी कभी कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते हैं। शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं। इससे हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। हमने एक कार भी खरीदी है और एक मकान भी बनवाया है जो बाजार से कुछ दूर पर। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में अपनी दुकानें चलाते हैं। ये दुकान छोटी बड़ी है और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। ये किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, बल्कि दूसरे को नौकरी पर रखते हैं, जैसे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ सफाई के लिए कर्मचारी आदि। कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। उन्हें दुकान का मालिक भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम होती है, लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है। ये दुकानें पक्की होती हैं। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में 1 दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए कुछ बाजार की दुकानें रविवार को, कुछ सोमवार को तो कुछ मंगलवार को बंद रहती हैं। इन बाजारों में छोटे छोटे दफ्तर, अन्य दुकानें भी हैं जो कुरियर अर्थात पीसीओ अथवा फोटो स्टेट आदि की सुविधाएं देती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की। उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। फैक्ट्री में मुझे हाथों की कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था। मेरी बहन ने कहा, चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाती हूँ। वो बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और इसी तरह एक फैक्ट्री अर्थात कपड़ा मिल में काम भी करती है। ये फैक्ट्री शहर के एक कोने पर था। हम लोगों ने कुछ दूर रिक्शा से तय किए। स्टैंड से बस लेकर फैक्ट्री के लिए चले। बस में काफ़ी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे। कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहर गई। मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ खड़े थे और कुछ दुकान के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर से इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि ये लेबर चौक है। ये प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री हैं
कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहीं मजदूरी करते हैं, कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं, कुछ लोग टेलीफोन के लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसा काफ़ी अनियमित मजदूर शहर में हैं। तो कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहां इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतने लोग लगे हुए होंगे। छोटे छोटे काम व्यक्तियों में बटे हुए थे। यहाँ हाथ और मशीन दोनों से ये काम हो रहा था। कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे, कुछ कढ़ाई कर रहे थे, कुछ उसमें डिजाइन छाप रहे थे, कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। इस तरह कढ़ाई का काम हो रहा था। वहाँ हम लोगों ने नज़र दौड़ाई तो आकांक्षा वहीं अपने काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उससे आवाज़ दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा परिचय पूछा। मैंने परिचय देते हुए अपने आने का कारण बताया। वो हम लोगों को एक कमरे में ले गई जहाँ चादर तैयार करके रखी जाती थी। आकांक्षा ने मुझसे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर पर कढ़ाई करने का वादा किया। आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती है। जिस कारखाने में वो काम करती है वहाँ से चादर बड़े बड़े थोक एवं खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में इनका चादर बेचे जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज़्यादा होती है। अक्सर 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 8 बजे तक ही काम निपट पाता है। वो सप्ताह में 6 दिन काम करती है, किंतु जब वो जल्दी का होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। उसे एक दिन काम करने के 100 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 50 रुपये दर तक काम करने का मिलता है। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कारमुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में व अन्य जगहों पर जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता, ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। तो प्रश्न है कि आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों है? दफ्तर में देखते हैं कि दफ्तर में दूसरे दिन मैं अपनी मामी से मिलने उनके कार्यालय में गई। मेरी मामी बैंक में कार्यरत हैं। वो वहाँ शाखा प्रबंधक अर्थात ब्रांच मैनेजर हैं। उन्होंने कहा था कि शाम में 5:30 बजे से पहले मेरे बैंक पहुँच जाना। बैंक ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कार पार्किंग भी थी। मामी सप्ताह में 6 दिन काम पर जाती हैं। प्रतिदिन वो 9:30 बजे घर पर जाती हैं, 5:30 बजे वापस आती। कभी कभी वो अपने काम पर भी निपटाती हैं। वो अपना काम घर पर भी निपटाती हैं। वो एक अस्थायी कर्मचारी हैं। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है और सेवानिवृत्त के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है। अवकाश, रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सक
या चिकित्सा की सुविधाएं। सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए इलाज का खर्च उठाती। इस तरह के कई कर्मचारी जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि, यहाँ उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग एवं कार्य तय होता है, उनको समय पर वेतन मिलता है। काम नहीं होने पर भी उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। हम मामी के साथ उनके कार में बैठ गए। कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नई काम करने वाली नौकरानी मिल गई है। हमारे सहकर्मी के यहाँ भी वो काम करती है। उसका नाम सरला है। सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। वे दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती हैं। इन्हें इनके मालिक महीने में पैसा देते हैं। विशेष परिस्थितियाँ जैसे खुद बीमार पड़ने, परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर, शादी विवाह, पर्व त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल में 1-2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि कुछ दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दो। दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखाने में काम करने वाली महिला में क्या अंतर है? क्या भविष्य निधि, अवकाश या चिकित्सा सुविधा शहर में अस्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वाले लोगों को मिल सकती है? कुछ ही देर में गाड़ी घर पहुंची, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। लेकिन मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। इसी के साथ हमारा अभ्यास भी ये अध्याय 3 खत्म होता है। तो अब यहाँ पर है कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। सभी तंबाकू उत्पाद हानिकारक हैं। कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। बीड़ी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि सिगरेट। सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, बेल घंटी ज़रूर भी बजाएं। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।